21,084,854,977। इसमें मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, इसको अलग अलग से डिवाइड किया हुआ है। और इसमें 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, शिशु इन्फेंट पॉपुलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ये भी इसमें मेंशन की गई है। और इंडिया का जो सेक्स रेशो है, ये भी टोटल लिंगानुपात है भारत का 943। टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है 382। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारे पास जो है ये आता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो ये आता है डेंसिटी में। तो पूरे इंडिया की बात करते हैं तो ये 382 है। उसके बाद लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो ये आती है 73%। और 10 ईयर्स में जो 10 की वृद्धि दर जो है भारत की पॉपुलेशन की 10 सालों में कितनी बढ़ती है, तो ये है 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो 17.7%, 17.7% आती है। सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य जो है इसमें ये आता है हमारे पास नागालैंड, जिसमें 0.58% जो है इस इतनी दर से इंक्रीज होती है जनसंख्या। उसके बाद टॉप मोस्ट 5 स्टेट पॉपुलेशन में तो सबसे बड़ा स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश, ये तो आपको पता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट टॉप पे आते हैं। और अगर सबसे कम की बात करें तो इसमें सिक्किम जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लगभग 6 लाख के करीब यहाँ पे पॉपुलेशन होगी। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। और एरिया वाइज जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य ये आता है हमारे पास राजस्थान, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज ये आता है राजस्थान। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट में एरिया वाइज आता है गोवा। के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप मोस्ट 5 स्टेट, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये बिहार राज्य की है। कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे, 1106। 1106 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। और अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो ये आती है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे 17 लोग जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे कम आ गया अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज्यादा जो है ये आता है हमारे पास बिहार। उसके बाद सेक्स रेशो में अगर बात करें तो टोटल सेक्स रेशो है इंडिया की 943, और उसमें केरल राज्य जो है भारत का, इसका सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। मतलब 1000 मेल हैं अगर तो 1084 उसमें फीमेल रहेगी, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ। सबसे कम अगर हम बात करें तो हरियाणा की आती है। हरियाणा में 1000 मेल और 879 फीमेल है, तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कम है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट में जो है वो अभी हमारे पास जो आंकड़ा है इसमें केरल राज्य जो है वो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जिसका लिटरेसी रेट है 94%। लेकिन अभी 8 सितंबर को जिस दिन वर्ल्ड लिटरेसी डे था तो हिमाचल ने ये घोषित कर दिया है कि वो कंप्लीट लिटरेसी रेट वाला स्टेट बन गया है।
तो अभी ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हिमाचल नंबर 1 पे आएगा या फिर अभी केरल ही नंबर 1 पे है। तो ये अभी डाउटफुल है, तो इसको कंफर्म करके आपको बता दिया जाएगा। अभी हमारे पास केरल जो है ये 94%, मिजोरम में सेकंड नंबर पे मिजोरम आता है 91.33% इसमें लिटरेसी रेट है, और गोवा जो है वो थर्ड नंबर पे 88.7%। और अगर यूटीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप लक्षद्वीप की जो लिटरेसी रेट है ये सबसे ज्यादा है 91.85%। उसके बाद सबसे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट, सबसे कम लिटरेसी रेट में आएगा बिहार 61.80% जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट है। और अगर यूटीज की बात करते हैं तो सबसे कम साक्षरता दर जो है ये है दादरा एवं नगर हवेली, यहाँ पे 76.20% जो है टोटल लिटरेसी रेट है। उसके बाद हम एसटी पॉपुलेशन की बात करते हैं, अनुसूचित जनजातियां जो हैं, तो अनुसूचित जनजातियों का टोटल प्रतिशत जो है रहता है वो 8.6%। टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% क्या है हमारे भारत में एसटी है, अनुसूचित जनजातियां हैं। तो अनुसूचित जनजातियां जो हैं ये 5 स्टेट हैं जहाँ पे ये टॉप मोस्ट, मतलब मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। और अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे 94.44%। टोटल पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है वो मिजोरम में सबसे ज्यादा है एसटी का, और एसटी पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट एसटी पॉपुलेशन ये कौन से राज्य में रहेगी? पंजाब में। और अगर प्रतिशतता के आधार पर बात करते हैं स्मॉलेस्ट एसटी पॉपुलेशन की, तो प्रतिशतता में सबसे कम जो है ये रहेगा यूपी। उसके बाद एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं, अनुसूचित जातियां। तो अनुसूचित जातियों का टोटल जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का ये है 16.6%। और अनुसूचित जातियां जो है एससी पॉपुलेशन लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा जिला जो है जहाँ पे एससी पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये यूपी रहेगा अनुसूचित जातियों के लिए। और प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो ये पंजाब आए प्रतिशतता के आधार पर। और अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे यूपी आता है सबसे बड़ा राज्य। उसके बाद सबसे कम की अगर बात करते हैं प्रतिशतता के अनुसार, सबसे कम एससी अनुसूचित जातियां जो हैं वो किस राज्य में है? तो ये है मिजोरम में, प्रतिशतता यहाँ पे 0.11 है। उसके बाद हमारे पास आता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण या नगरीकरण। तो नगरीकरण में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो मतलब नगरों में रहती है 2011 के अकॉर्डिंग, तो भारत का कौन सा राज्य है? तो सबसे टॉप मोस्ट आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा नगरों में रहती है। कितनी पॉपुलेशन है? 5,08,18,259। उसके बाद सेकंड पे आएगा यूपी। और अगर हम सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं या यूटीज की, तो
यूनियन टेरिटरी आएगा इसमें लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो है सबसे कम जनसंख्या है जो नगरों में रहती है। और प्रतिशतता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो गोवा राज्य जो है वो प्रतिशतता में नंबर 1 पे है। और यूटीज की बात करते हैं तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो प्रतिशतता के आधार पर ज्यादा है, जो शहरों में रहती है 97.5%। उसके बाद कुछ धर्म के आधार पर है यहाँ पे आंकड़े जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है इसमें। आपको इतना याद रखना है कि कौन सा धर्म जो है, किस धर्म की लोगों की जनसंख्या यहाँ ज्यादा है, तो ये आएंगे हिंदू। और अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो ये आएंगे जैनिज्म 0.45। और सबसे ज्यादा है हिंदू 96.63%। ये था हमारे पास 2011 की जो सेंसस है उनका आंकड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के जो है डिफरेंट मीन्स, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड में जो इंडिया में जो रोड है इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें हम जो है वो मेन मेन टॉपिक करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, हमारे एग्जाम में बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे ऑरली बता दिया है लेकिन हम स्टैटिक सा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है बात कि भारत जो है वो विश्व में दूसरा ऐसा देश है जिसकी सड़क प्रणाली जो है वो सबसे बड़ी है। अमेरिका जो है वो इसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे इसमें आएगा। तो पहले सड़क परिवहन की बात करते हैं। तो सड़कों को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया है यहाँ पे? 4 टाइप्स। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। तो जो नेशनल हाईवे रहता है ये इसके कंस्ट्रक्शन की, मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास रहेगी? इंडियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट। और इंडिया में टोटल लेंथ जो है 2023 तक का आंकड़ा ये हमारे पास यहाँ पे है। तो टोटल लेंथ है सड़कों की, जो नेशनल हाईवे है एनएच है 1,46,145 किलोमीटर। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे आएगा हमारे पास NH44। NH7 जो था वो इसका पहले नाम था, लेकिन NH44 अब सबसे बड़ा जो हाईवे है ये नेशनल हाईवे है। कितना किलोमीटर ये लंबा है? 3,745 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक ये जाता है? तो ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब नॉर्थ को ये साउथ से जोड़ रहा है। तो ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। उसके बाद सबसे छोटे की बात करते हैं। तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है NH327B आता है, ये वेस्ट बंगाल में है और इसकी टोटल लेंथ आती है 1.20 किलोमीटर। उसके बाद PWD की स्थापना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है ये सबसे पहले इंडिया में किसने एस्टाब्लिश किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, स्वर्णिम चतुर्भुज।
योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी, ये क्या थी और इसको किसने शुरू किया था? तो ये योजना जो थी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और इसका जो पर्पस था स्टार्ट करने का, ये जो मेगा सिटीज हैं हमारे पास 4 मेगा सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ना। तो इनको जोड़ने के लिए कौन सी जो योजना थी ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। उसके बाद स्टेट हाईवेज आते हैं हमारे पास। तो स्टेट हाईवे जो होते हैं, इनकी जो मेंटेनेंस है या कंस्ट्रक्शन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टेट गवर्नमेंट की। और इंडिया में जो है वो कितनी लेंथ है इनकी स्टेट हाईवेज जो है 2023 तक का ये आंकड़ा है। तो इसमें जो है वो 1,79,535 किलोमीटर हमारे पास टोटल लेंथ है। और अगर हम राज्यों की बात करें कि 3 राज्य ये हमारे पास ऐसे आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा इनकी लेंथ है स्टेट हाईवे की। एक तो महाराष्ट्र आएगा नंबर 1 पे, कर्नाटक और फिर गुजरात। उसके बाद आता है रेलवे। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इंडियन रेलवे सिस्टम जो है ये एशिया का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड पे ये चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एशिया पे सेकंड, फर्स्ट नंबर पे एशिया में चाइना आएगा और सेकंड पे इंडिया आता है और वर्ल्ड में ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में भी और रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने पढ़ा। तो यूएसए सबसे नंबर पहले आता है नंबर 1 पे, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे रूस, फोर्थ पे आता है इंडिया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या इनमें बनता है कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहली रेल जो थी वो कब चली थी, किसने चलाई थी? तो ये भी कॉलोनियल रूल से ही स्टार्ट है। ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने हमारे इंडिया में ये स्टार्ट किया था। तो अप्रैल 1853 से जो है लॉर्ड डलहौजी भारत के जो वायसराय रहते हैं, इन्होंने मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चलाई थी 34 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड जो है ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। और इसका जो नेशनलाइजेशन है ये 1950 में किया गया था। 2017 से पहले जो था वो रेल बजट अलग था और केंद्रीय बजट अलग होता था। लेकिन आफ्टर 2017 इसको मर्ज कर दिया गया और रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों जो है वो इकट्ठे पेश किया जाता है। पहले जो था वो रेल बजट अलग होता था। उसके बाद इंडियन रेलवे में कितने जोन हैं? 19 जोन हैं। तो इसमें बाकी ये नीचे जो है इसमें हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। तो वैसे तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपने करने हो, ऐसे पढ़ने हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे नॉर्थर्न रेलवे का नई दिल्ली में है, साउदर्न का चेन्नई में है, इस तरह से। उसके बाद रेल के बारे में कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं कि भारत में सबसे लंबी दूरी वाली जो रेलवे लाइन है, जो रेलगाड़ी है सॉरी, वो कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। रेल का नाम है विवेक एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से तमिलनाडु तक ये चलती है। और फास्ट जो ट्रेन है इंडिया की, ये है वंदे भारत, जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और इस विवेक एक्सप्रेस जो है ये कितना किलोमीटर चलती है? 4286 किलोमीटर। वर्ल्ड लेवल पे बात करें, सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली पहली रेल जो थी ये इंडिया में डेक्कन क्वीन इसका नाम है। और ये कब चली थी? बम्बई टू पुणे 1903 में, 1903
रेलवे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेलवे ट्रैक हैं वहां पे रेलें जो चलती हैं उनके कुछ नाम दिए हैं यहाँ पे, जैसे समझौता एक्सप्रेस है, थार एक्सप्रेस है, मैत्री एक्सप्रेस है। उसके बाद इंडिया में जो रेलवे है कोंकण रेलवे। उसके बाद कोलकाता मेट्रो रेल। मेट्रो जो है इसकी जो शुरुआत थी वो 1975 से हुई थी। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को की, इसने भी कुछ रेल मार्ग जो है इंडिया के, इनको इसमें इंक्लूड किया है हेरिटेज लिस्ट में। तो कौन कौन आते हैं इसमें? एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आ रहा है, जिसका जिसको सब नाम दिया है टॉय ट्रेन। नीलगिरी है, ब्लू माउंटेन, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश की ये रेलवे लाइन है, जो कि 1903 में बन के तैयार हुई थी और 1905 में यहाँ पे पहली रेल जो पहुंची थी। तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है। टॉय ट्रेन इसका सब नेम है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन। तो ये 4 रेलवे स्टेशन है इंडिया के, जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया है। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इंडिया में 1911 से ये स्टार्ट हुआ था, और इलाहाबाद से नैनी के मैम बीच कालका शिमला में कितनी टनल्स हैं? 306 103। 103। हाँ 103 टनल्स हैं इसमें टोटल। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें इसको इंक्लूड किया था, लेकिन किस ईयर में इंक्लूड किया है वो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। वो हम एचपीजी के का जब ये टॉपिक करेंगे तो वहां मैं आपको डिटेल से बता दूंगी इसके बारे में। 103 बोला ना मैम? 103। 103। ठीक। और कब शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी, मतलब ये बन के तैयार हो गई थी 1903 में, 1903 में। लेकिन इसमें जो पहली ट्रेन थी वो 1905 या 6, इन 2 इयर्स में पहुंची है पहली ट्रेन। अब मैं कंफर्म आपको उसी टाइम बताऊंगी जब हम एचपीजीके में ये टॉपिक करेंगे ना, वहां पे फिर थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। ठीक। इसका क्वेश्चन आता है एक्चुअली ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन इसमें बनता है, एचपीजीके में क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये इंडिया में 1911 से स्टार्ट हुआ था। इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहले जो एरोप्लेन था ये चला था। और राइट ब्रदर्स जो थे, राइट बंधुओं ने पहला एयरप्लेन डिस्कवर किया था। इसमें भी हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल 2 आते हैं। राष्ट्रीय जो हवाई सेवा है जो हमारे इंडिया के बीच में ही चलती है देश के आंतरिक भागों में, तो ये इंडियन एयरलाइंस है। और जो इंटरनेशनल है जो दूसरे देशों में भी अपनी सर्विसेज दे रहा है वो एयर इंडिया है। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो है इस फिर मर्ज कर दिया गया था 24 अगस्त 207। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कई बार कि जो मेन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं? तो इंडिया के एयरपोर्ट में सबसे पहले हमारे पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, जो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी मुंबई, चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ में है, गुरु रामदास अमृतसर, राजीव गांधी हैदराबाद, वीडी सावरकर पोर्ट ब्लेयर, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, बाबा साहेब अम्बेडकर ये नागपुर में है, और वल्लभ भाई पटेल जो है ये अहमदाबाद से है। जो जो जिस जिस जगह से जाने जाते हैं, फेमस हैं, उन वहाँ वहाँ उनके नाम के ये हवाई अड्डे जो एयरपोर्ट्स हैं वो बने हुए हैं। और अगर हम बात करें कि भारत का सबसे हाईएस्ट जो एयरपोर्ट है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो ये है कुशोर बकुला रिम्पोचे, लेह में है ये एयरपोर्ट। तो ये सबसे हाईएस्ट पे।
उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास जो है वो सी पोर्ट आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कौन-सा सी पोर्ट कहाँ है? यहाँ से इसमें क्वेश्चन बन जाता है। जो हमारा ये वाटर ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक है, तो इसमें हम कहाँ-कहाँ कौन-सी बंदरगाहें हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आएगा भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो कौन-सा है? तो ये है मुंबई, बिज़ीएस्ट और लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। ये जो बंदरगाह होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस जो है, ये यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो रहती है, इसके अंडर ही होता है, यही करती है बड़े बंदरगाह का, और छोटों का जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। उसके बाद अगर हम नेचुरल पोर्ट की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है देश का, ये विशाखापट्टनम है। और ज्वारिया, ये इम्पोर्टेंट है, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, ये ज्वारीय बंदरगाह है देश का। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब कि मतलब टाइडल, जैसे समुद्रों में वो ज्वार भाटे आते हैं ना टाइडल, वो एक फिक्स टाइम में आते हैं। जैसे 24 घंटे में वो 2 बार आएंगे, एक बार पानी ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, इस तरह से। तो जब भी इस पानी में हलचल होती है या ऊपर उठता है, तो ही जो है वो जहाज इसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ज्वारीय बंदरगाह माना गया है। और इसको एक अनदर नेम भी दिया गया है, दीनदयाल पत्तन। फरवरी 2001 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और दिसंबर 2002 से फिर ये काम करना शुरू किया इसने। उसके बाद है एनॉर, तो ये जो है वो इसको एशियाई वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। और चेन्नई बंदरगाह है, तो ये कृत्रिम है, मुंबई के बाद जो है वो सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट चेन्नई बंदरगाह। न्यू मंगलौर है कर्नाटक में। उसके बाद मोरमागुआ, ये एक नेशनल बंदरगाह है। और उसके बाद दाहेज, हजीरा, ये गुजरात में है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है नहावा शेवा। नहावा शेवा जो है, ये सबसे बड़ा कृत्रिम मैनमेड जो है, सबसे बड़ा ये आता है इंडिया का बिजिएस्ट बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह। उसके बाद कोची, कोची जो है वो एक प्राकृतिक है। और कई बार ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन सा मैनमेड है। जो कई बार जो अपने आप बने हैं वो प्राकृतिक हैं, जो मैनमेड मानव ने बनाए हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है। तो कोची जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है और इसको एस्टैब्लिश 1972 में किया गया। इसके बाद ये नहीं कांडला, व्यस्त व्यस्त बंदरगाह तो कांडला है या वो व्यापारिक है? नहीं, व्यस्त हमने एक तो मुंबई पढ़ा ना, मुंबई जो है, लेकिन वो नेचुरल है और ये ओ, मैन मेड है व्यस्त, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये न्हावा शेवा और सबसे बिजिएस्ट है। लेकिन मैन मेड है ना, मैन मेड और नेचुरल दोनों में फर्क है। तो नेचुरल में आया ना बिजिएस्ट, और ये मैन मेड में। ओके ओके। फिर उसके बाद आता है सागरमाला प्रोजेक्ट जो है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट था ये? इसको जो है वो भारत में 2017 से इसको स्टार्ट किया गया था। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इसका जो सागरमाला परियोजना जो है, ये बंदरगाहों के ऊपर ही होती है कि जो बंदरगाह हैं उनको, उनका विकास करना, उनका रख-रखाव, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना। क्या पर्पज़ होता है इनका? कि हम इससे विदेशी व्यापार जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये थी सागरमाला परियोजना। उसके बाद हमारे पास एक कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा-सा आता है। तो कम्युनिकेशन क्या है? जिससे कि हम अपना जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जैसे ट्रेडिशनल जो मीन्स थे वो क्या थे? डाक, तार, इस तरह से रेडियो, समाचार पत्र। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में हमारे पास
फ़ोन आ गए हैं, फैक्स, ईमेल, नेट के इससे जो है वो हम 1 सेकंड में, 1 मिनट में जो है वो मैसेज भेज सकते हैं। तो इसमें जैसे डाक तार सेवा जो थी वो कब शुरू हुई? 1837। उसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, ये इंडिया के जो हैं वो कुछ आते हैं हमारे पास, जैसे बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो ये 1 अक्टूबर 2000 से इसका जो था वो इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एमटीएनएल जो है जो बड़ी-बड़ी मेगा सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे तो ये जो है वो संचार के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो आप इसको एक बार खुद से भी स्टडी कर लेना, पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी।